Hello, good morning to all. Myself Dr. Amarjit Prajapati. Currently I am doing MBBS from Narayana Lakshmi मेडिकल कॉलेज झांसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का एक्चुअल में पहला चैप्टर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 से। अपन सीधा स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 से, यानी सेल से। क्यों सेल से? क्योंकि देखो यार, कोई भी टॉपिक हो हमें बेसिक्स पहले बनाने होते हैं। तो जब तक हम बेसिक्स इसका नहीं समझेंगे, बेसिक्स नहीं सीखेंगे, तब तक हम अगर कर रहे हैं स्टडी तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम उस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो सीक्वेंस पहले हम इजी वाला पढ़ेंगे, फिर उससे लिंक्ड चैप्टर, फिर उसके बाद लिंक्ड चैप्टर, उससे लिंक चैप्टर करते चलेंगे, जैसे हमारा ईजिली हो जाएगा। ठीक। तो सेल में देखो एक साइंटिस्ट है, बस इनको ध्यान रखना। ये साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है जी.एन. रामचंद्रन। जी.एन. रामचंद्रन ये इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने पीएचडी करी थी कैम्ब्रिज से। इनके बारे में अगर पता करोगे तो इन्होंने क्या कर रखी है, पीएचडी ले रखी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इनके पिता मैथमेटिशियन थे। ठीक है। इनके बारे में दो तीन खास बातें बस ध्यान रखना। इन्होंने फाउंडर हैं मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर के कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के लिए जो मद्रास स्कूल बनाया गया था, उसके फाउंडर हैं ये। कौन? जी.एन. रामचंद्रन। इनकी सबसे खास डिस्कवरी जो इनकी थी वो ये थी कि इन्होंने जो कोलेजन होता है, आगे चल के पढ़ोगे तुम कोलेजन क्या होता है इसके बाद वाले चैप्टर में। ठीक है। तो इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलेजन क्या होता है। तो कोलेजन एक्चुअल में देखो ये प्रोटीन होता है। कोलेजन प्रोटीन होता है। आगे चल के पता चलेगा कि प्रोटीन की चार टाइप की स्ट्रक्चर होती है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो कोलेजन टर्सरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। तो जो कोलेजन होता है उसकी ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर की इन्होंने खोज की थी। कब की थी? इन्होंने खोज करी और उसको पब्लिश किया गया था नेचर देखो एक जैसे दैनिक जागरण, दैनिक पत्रिकाएँ नहीं आती है, उसी तरह का होता है। तो 1954 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक। रामचंद्रन को आइडिया कहाँ से मिला कि कोलेजन पे काम करना है? तो इनको बेसिकली जो आइडिया मिला था रामचंद्रन को, वो आइडिया दिया था एक्चुअल में ये मिले थे पॉलिंग से, लाइनस पॉलिंग से। ठीक। और उनसे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, क्योंकि लाइनस पॉलिंग जो थे उन्होंने प्रोटीन के अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर की खोज की थी। अब कहोगे अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा सीट वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ये आगे चल के पता चलेगा क्या होती है। बट अभी के लिए ये ध्यान रखना कि जो लाइनस पॉलिंग थे उन्होंने अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा सीट की स्ट्रक्चर की खोज की थी। उनके पब्लिकेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं भी खोज करूँगा। तो उन्होंने जाके आगे चल के स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की स्ट्रक्चर की खोज करी। उन्होंने आगे चल के किसकी खोज कर दी? कोलेजन के स्ट्रक्चर की खोज करी। ये देखो पहली स्लाइड नहीं समझ में आए तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूल आगे कवर होगा तो समझ में आ जाएगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेल। सेल क्या होती है? व्हाट इज़ सेल? ठीक। सेल डिस्कस करने से पहले एक चीज़ सोचो आप कि हमारे पास ये कोई मान लो व्यक्ति है और यहाँ पे हमारे पास में एक कुछ भी मान लो है, जैसे मान लो मिट्टी है या रेत है, मिट्टी है या रेत है। तो अगर आप नोटिस करोगे, कोई व्यक्ति ले लो और मिट्टी ले लो, तो आप जब किसी भी व्यक्ति का जब आप शरीर को इसमें देखोगे कि कौन कौन से तत्व मिल के बने हैं, तो आप नोटिस करोगे कि वो सारे तत्व आपको मिट्टी में भी मिलेंगे, सॉइल में भी मिलेंगे। जब आप सॉइल में देखोगे, मिट्टी में देखोगे, तो मिट्टी के कंपोनेंट में भी वो सारे एलिमेंट हैं जो एक व्यक्ति के शरीर के कंपोनेंट में हैं। तो अब क्वेश्चन ये आया कि फिर मिट्टी तो नॉन लिविंग होती है, मिट्टी तो जिंदा होती नहीं, लेकिन व्यक्ति जिंदा होता है। क्यों? जबकि दोनों का कंपोनेंट सेम है, दोनों में, इसमें भी आयरन है, इसमें भी आयरन है, मिट्टी के पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है। तो ये जब चीज़ें सेम है, फिर भी क्या डिफरेंस है? आखिर क्यों ये सॉइल नॉन लिविंग होता है, ह्यूमन बीइंग लिविंग होता है? ऐसा क्यों होता है? तो क्या चीज़ है जो व्यक्ति को लिविंग बनाती है? तो जब इसके बारे में खोजा गया तो हमें पता चला कि ये जो चीज़ है, उस चीज़ का हमने नाम रखा सेल। हमने व्यक्ति के सबसे छोटे छोटे पर्सन के सबसे छोटे छोटे हिस्सों में देखा
और फिर हमने उसमें नोटिफाई ये किया कि जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे छोटे स्ट्रक्चर जो जिंदा रहती है वो सेल होती है। तो लिविंग को लिविंग कौन बनाता है? आंसर है सेल। अब सेल के भीतर कौन सा पार्ट लिविंग होता है, इस पर रिसर्च जारी है, खोज चली। अब यहाँ पे देखो, फिर हमने ऑर्गेनिजम्स या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, एक चीज़ तो पता चली, लिविंग को लिविंग कौन बनाता है? सेल। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने नोटिस किया तो हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिले। एक ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बने थे, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिसमें बहुत सारे सेल थे। तो जिसमें केवल एक सेल से मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बने थे उसका नाम हमने रखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बने थे उसका नाम रखा हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बनेगा उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, जो ऑर्गेनिज्म कई सेल से मिलकर बनेगा उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज सेल? सेल होती क्या है? तो जो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, हम नोटिस करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम नोटिस करते हैं। ठीक, जब हम देखेंगे किसको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास केवल एक सेल है। ठीक, और एक सेल से ही वो इंडिपेंडेंटली रह ले रहा है, मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसको जो भी काम करना है एक सेल के भीतर ही कर लेता है। परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जीवन के लिए ज़रूरी जितने भी फंक्शन हैं वो सारे फंक्शन वो परफॉर्म कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली रह सकती है और लाइफ के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अगर सेल से छोटा कुछ ले रहे हैं, मतलब हमने क्या किया, सेल का एक छोटा सा कोई पार्ट ले लिया, छोटा सा पार्ट कर दिया, तो वो छोटा सा पार्ट इसेंशियल फंक्शन लाइफ का नहीं कर पाएगा, और वो क्या हो जाएगा, वो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आ पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसका मतलब क्या है कि सेल ही जो होती है, सेल सबसे छोटा पार्ट है जो लिविंग हो सकता है। तो इसी वजह से बोलेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे मान लो ये कोई घर बना रहा है तो उसमें उसने बहुत सारे ईंटें लगा रखी है, तो ईंट क्या हुई, ईंट जो होती है वही होती है स्ट्रक्चरल यूनिट, उससे छोटा तो लगा के नहीं बना सकते। ठीक, तो सेल भी होती है स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने की जिम्मेदारी, उसकी संरचना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सेल की। बहुत सारी सेल इकट्ठा होंगी और वही लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल के साथ साथ दूसरी बात जो ध्यान रखना, फंक्शनल यूनिट, यानी सेल सबसे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट है जो कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो कोई पूछेगा सेल क्या होता है, तो उसको बताना कि सेल जो होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ही हमारी सेल होती है। अब क्वेश्चन ये है, सेल की खोज किसने की? तो देखो, नॉन लिविंग में सेल की खोज कर रखा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में सेल की खोज करी थी, और उसने किस में करी थी? एक्चुअल में कॉर्क में करी थी। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क की अगर बात करें तो एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है। उन्होंने लकड़ी के टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा था। तो जब उन्होंने लकड़ी के टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी कुछ स्ट्रक्चर दिखी थी। ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी कुछ स्ट्रक्चर दिखी थी। इस मधुमक्खी के एक पार्ट को, एक यूनिट को उन्होंने सेल बोला था। सेल का मतलब इकाई या कोशिका। तो एक जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये दिखी थी, उसको उन्होंने सेल बोला था। लेकिन एक्चुअल में कॉर्क जो होता है वो लकड़ी का टुकड़ा होता है, और ये जो बाउंड्री उनको दिखी थी ये एक्चुअल में सेल वॉल थी। ये क्या थी? सेल वॉल। तो कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो एक्चुअल में उन्होंने सेल वॉल को देखा था। ठीक, बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटोइन लीवेनहॉक ने लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल की खोज की, और उन्होंने जिस सेल को देखा था वो सेल थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहली बार जो सेल की खोज हुई थी ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल में हुई थी, बैक्टीरिया में हुई थी, और किसने किया था? एंटोइन लीवेनहॉक। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी याद कर सकते हो कि एंटोइन वॉन लीवेनहॉक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी होते हैं, इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है।
उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो 3 डिस्कवरीज आप हमेशा ध्यान रखना, 4 बातें यहाँ पे आपको पता चली कि सेल जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेल की खोज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में या कॉर्क में या लकड़ी के टुकड़े में रॉबर्ट हुक ने करी थी। सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म में या बैक्टीरिया में सेल की खोज एंटोइन लीवेनहुक ने करी थी और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। ये 3 बातें आप ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद 1838 और 39 में 2 साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग काम करते थे, साथ में नहीं काम करते थे, बट सेल थ्योरी उन दोनों ने साथ में दी थी, ठीक। सेल थ्योरी उन्होंने साथ में दी थी। तो यहाँ पे देखो 1838 में एक साइंटिस्ट है एम स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन। यहाँ पे खास बात ध्यान रखो, मैथियस स्लाइडेन जर्मनी का बॉटनिस्ट है। कोई पूछेगा मैथियस स्लाइडेन कौन था, तो मैथियस स्लाइडेन जर्मनी का बॉटनिस्ट था। तो बॉटनिस्ट है तो किस पे रिसर्च करेगा, सिंपल सी बात है, प्लांट पे रिसर्च करेगा। तो इसने प्लांट पे रिसर्च करी और प्लांट पे रिसर्च करके उसने ये बताया कि देखो जो प्लांट होता है ना, तो प्लांट जो बनता है, प्लांट की पूरी बॉडी जो बनती है वो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट में, प्लांट जो बना हुआ है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होता है। तो देखोगे प्लांट में तो डिफरेंट काइंड की सेल होती है, कौन कौन सी सेल होती है, आगे जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कई टाइप की सेल देख लेंगे, ठीक है। मेजोफिल सेल होती है, स्वान सेल होती है, फ्लोएम तो फिलहाल टिश्यू है, उसमें भी सेल होती है, उसकी सेल अलग टाइप की होती है। या तो सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू प्लांट का। अच्छा, उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे टी स्वान या थियोडोरस स्वान। थियोडोरस स्वान के बारे में ध्यान रखना, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। तो इन्होंने क्या किया, जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल पे रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने एनिमल्स पे भी रिसर्च करी और इन्होंने प्लांट भी देखा। तो एनिमल और प्लांट को जब देखा तो इन्होंने एनिमल में ये देखा कि एनिमल के सेल के बाहर चारों तरफ एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल में टी स्वान ने जब देखा तो उनको बाहर की तरफ एक बाउंड्री दिखी, उस बाउंड्री को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन जब उन्होंने प्लांट देखा, एनिमल देखने के बाद थियोडोरस स्वान ने प्लांट भी देखा और प्लांट में उन्होंने ये देखा कि प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा लेयर है और उस एक्स्ट्रा लेयर को उन्होंने नाम दिया सेल वॉल। और उन्होंने ये बताया कि जो प्लांट सेल होती है ना, उसका यूनिक कैरेक्टर है। उस समय के हिसाब से सही था, अभी नहीं सही है। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, टी स्वान के अकॉर्डिंग प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का, यानी सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। बट बाद के रिसर्चर्स में पता चला कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जिनमें सेल वॉल है। अब किस में है, किस में नहीं है, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर जब डिस्कस करेंगे, सेकंड चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया, इन दोनों लोगों ने मैथियस स्लाइडेन और टी स्वान ने, इन्होंने दोनों लोगों ने कंबाइन करके एक स्टेटमेंट निकाला और वो स्टेटमेंट तब कहलाया सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया, मैथियस स्लाइडेन और टी स्वान। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो कंपोज्ड होते हैं सेल के, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल से बनते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, ये बताया था हमारे मैथियस स्लाइडेन और टी स्वान ने, ठीक। उसके बाद अगर बात करें तो लेकिन इन लोगों के पास ना एक कमी हो गई। इन लोगों से फिर पूछा गया, ठीक है चलो मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ कि नई सेल कहाँ से आई। मान रहा हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं, तो नई सेल कहाँ से आती है, वो सेल कहाँ से आती है, इसका कोई आइडिया है। तो इसका इन लोगों ने आइडिया नहीं दे पाया। तो बाद में एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ये फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक। रुडोल्फ विर्चो फ्रेंच के फिजियोलॉजिस्ट थे। रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला ये किसका स्टेटमेंट है, तो आंसर है रुडोल्फ विर्चो का।
अच्छा, ओमनीसेलुलर यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो नई सेल आती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, यानी पहले पुरानी सेल से नई सेल का ओरिजिनेशन होता है। तो यहाँ पे सेल थ्योरी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया और एक्सपेंड करके एक लाइन और ऐड करी गई कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अब सेल थियरी में दो बातें होती हैं। सेल थियरी दो बात होती है। सेल थियरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं, और जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल से बनती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक। पूछेगा सेल थियरी किसने दिया, किसने प्रपोज करी? तो आंसर है मैथियस स्लाइडेन एम और थियोडोरे स्वान। पूछेगा कि सेल थियरी को एक्सपेंड किसने किया, बड़ा किसने बनाया? तो उसका आंसर होगा रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को ने सेल थियरी को एक्सपेंड किया और सेल थियरी में एक वर्ड ऐड किया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखो, क्या वायरस पर सेल थियरी फॉलो नहीं होती? वायरस इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। वायरस सेल थियरी का एक्सेप्शन है। वायरस सेल थियरी का एक्सेप्शन है, क्योंकि वायरस में तो कंप्लीट सेल ही नहीं होती है, तो फिर एक्सेप्शन ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल के, कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सेल में देखो 3 पार्ट होते हैं, बेसिकली 3 पार्ट ध्यान रखना होता है। सेल का पहला पार्ट होता है सबसे बाहर पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप का मतलब होता है सेल के चारों तरफ की लेयर जो सेल को बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन का काम कराती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप के जैसे ही आप भीतर जाओगे तो आपको ये मिलेगा, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सबसे बाहर क्या होता है सेल में? सेल इन्वेलप। उसके भीतर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के भीतर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के भीतर अगर आप देखोगे तो उसके भीतर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सबसे सेल के सबसे आउटर लेयर सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप के जैसे ही भीतर जाओगे तो आपको सेमी फ्लूइड लिक्विड मिलेगा, ना तो 100% फ्लूइड है ना तो 100% लिक्विड है। सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ फ्लूइड का कैरेक्टर आएगा, हाफ सॉलिड का कैरेक्टर आएगा। तो सेमी फ्लूइड लिक्विड मिलता है और इस सेमी फ्लूइड लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के भीतर जब जाओगे तो एक डेंस स्ट्रक्चर दिखती है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलना है, और न्यूक्लियस के भीतर जो सेमी फ्लूइड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखना, एक वर्ड आगे चल के आएगा तुम्हारे सामने, प्रोटोप्लाज्म। क्या आएगा सामने? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है अभी बता देते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में क्या क्या आता है? तो न्यूक्लियस में देखो, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है। उसके भीतर मिलता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, ठीक। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, जितने भी ऑर्गेनेली होती है, सेल ऑर्गेनेली होती है, वो सारी की सारी कहाँ मिलती हैं? साइटोप्लाज्म में, एक को छोड़ के। सारी की सारी ऑर्गेनेली कहाँ मिलेगी? साइटोप्लाज्म में, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? न्यूक्लियोलस को। न्यूक्लियोलस कहाँ मिलती है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म मिलती है, और इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेली है सबकी सब मिलेगी कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप के होते हैं? तो देखो, सेल भाई 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। अब क्वेश्चन ये है, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब है और यूकैरियोटिक सेल का क्या मतलब है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एक वर्ड समझना, बायो बहुत सिंपल चीज़ है,
अगर आप वर्ड से खेलना सीख गए तो, अगर आप वर्ड से खेलना सीख गए तो बायो सिंपल चीज़ है, लेकिन अगर नहीं सीखना तो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में साइंस, इसमें हमको जो वर्ड्स यूज होने वाले हैं वो लैटिन वर्ड होंगे, तो लैटिन वर्ड को समझना है। खैर लैटिन तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे एक वर्ड तो याद रखना, कैरी ऑन। वर्ड क्या याद रखना है? कैरी ऑन। कैरी ऑन इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे काफ़ी बार आएगा और धीरे धीरे याद हो जाएगा। कैरी ऑन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। कैरी ऑन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वर्ड है। प्रोकैरियोटिक में देखोगे तो दो वर्ड से मिलकर बना, प्रो होगा, कैरी ऑन है, ठीक। यू में देखोगे, यूकैरियोटिक, यू कैरी ऑन, ठीक। यू का मतलब होता है न्यू या ट्रू, और कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसमें अगर देखोगे तो प्रो का मतलब होता है ओल्ड या फॉल्स, कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल उन सेल को बोलते हैं जिनके पास ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस होता है या फॉल्स न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक उसको बोलते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। आप कहोगे ठीक है, बट ये ओल्ड न्यूक्लियस, न्यू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, इसका क्या मतलब है? देखो, ओल्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि जैसे तुम न्यूक्लियस, ये मान लो कोई न्यूक्लियस है, ठीक। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर हमको डबल लेयर दिख रही है, क्या दिख रही है? दो लेयर। न्यूक्लियस के चारों तरफ दो लेयर दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ है, इसलिए क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक्चुअल में ये डबल लेयर की होती है, ठीक। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल को बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, या ये बोल सकते हो कि जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, या ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि न्यूक्लियस इज डिफाइनिंग, मतलब कंप्लीटली डिफाइन है कि न्यूक्लियस कहाँ से कहाँ तक है, वो होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका दूसरा नाम भी ये भी दे सकते हो ना, न्यूक्लियोलेमा। लेमा मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज होता है। लेमा अगर लास्ट में आ गया ना तो इसका मतलब समझ लेना कि वो मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। तो न्यूक्लियोलेमा भी बोल सकते हो। तो न्यूक्लियोलेमा अगर एब्सेंट है या ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसके न्यूक्लियर के चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, या बोल सकते हो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक। तो ये जो डिफरेंस है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आपने इतने पेशेंस से सुना उसके लिए थैंक यू।